उपस्थित बीएसएफ के सभी अफसरान और मेरे साथियों जो अलग अलग फॉर्मेशंस में बॉर्डर आउटपोस्ट पे मौजूद हैं। काफ़ी समय हो गया था, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपसे 1 to 1 बात करके जो बीएसएफ में कार्यप्रणाली चल रही है और जिस प्रकार से हम अपने संसाधन या अलग अलग नियम कानून में बदलाव कर रहे हैं या और अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको अवश्य अवगत कराना चाहिए। और पिछला जो बैसाख में मैंने आपसे 1 to 1 चर्चा की थी, वो काफ़ी समय हो गया था, इसलिए मैंने कहा एक बार आपसे पुनः इस विषय में अपडेट अवश्य करना चाहिए। पिछले कुछ समय में मैंने देखा कि यदि स्टार्ट करें कि रेजिंग डे, जो हमारा बीएसएफ का रेजिंग डे अभी 4 दिसंबर को अमृतसर में मनाया गया, और मैं आपसे बताना चाहूँगा जिन लोगों ने देखा उनके लिए तो नहीं, किंतु जिन्होंने नहीं देखा, मेरे ख्याल से एक बहुत ही शानदार बीएसएफ का शो अमृतसर में हुआ। अमृतसर एक बॉर्डर एरिया है और आप जानते हैं कि बॉर्डर एरिया में बीएसएफ के विषय में लोगों में काफ़ी उत्सुकता होती है। उन्होंने बीएसएफ देखा है, उसकी कार्य से भली भांति परिचित हैं और उन्होंने बीएसएफ का जो पिछले 57-58 साल में जो बड़ा शानदार काम हुआ है वो भी उन्होंने रोज खुद ही देखा है और सराहा भी है। इसी को देखते हुए अमृतसर में किया गया था और अमृतसर में मैं कहूँगा पंजाब फ्रंटियर को, वेस्टर्न कमांड को और अलग अलग जो उनके सेक्टर हेडक्वार्टर्स हैं और एफएचक्यू के भी, जिन लोगों ने बड़ी मदद की और काफ़ी मशक्कत की, और मेरे ख्याल से एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन बीएसएफ के द्वारा अमृतसर में किया गया। बल्कि स्टेडियम में यदि देखें तो बैठने की बिल्कुल जगह तक उपलब्ध नहीं थी एक आम जन के लिए, और काफ़ी कौतूहल, काफ़ी उत्सुकता और काफ़ी प्रशंसनीय एक प्रदर्शन रहा। ऑपरेशंस की बात करें तो पिछले समय में क्या वेस्टर्न कमांड हो, ईस्टर्न कमांड हो, एएनओ, आपके सभी साथियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और वेस्टर्न कमांड करें तो आप लोगों ने जितने संख्या में जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको भी बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। जिन्होंने कोशिश की वो मौत के घाट उतारे गए हैं, और जिन्होंने कुछ अचकचे में इधर आ गए या कुछ, उनको पकड़ के भी आपने कानून के हवाले किया है। जो प्रशंसनीय विशेष तौर से कार्य है वो आपने काफ़ी संख्या में एक्सप्लोसिव्स की रिकवरी की है, और उसी तरह नारकोटिक्स जो उस पार से आ रहे हैं और रेगुलर रोज की संख्या में आ रहे हैं, उसको भी आपने काफ़ी अच्छी मात्रा में सीज किया है। सबसे अधिक प्रशंसनीय जो कार्य हुआ है वो ड्रोन्स के विषय में हुआ है, और मैंने देखा कि पिछले 2021 में जहां पूरी फोर्स ने मात्र 1 ड्रोन गिराया था, इस साल आप लोगों ने कुल मिला के 22 ड्रोन गिरा चुके हैं। रात के घुप अंधेरे में छोटा सा मूविंग ऑब्जेक्ट, और उसको भी राइफल फायर से, एलएमजी के फायर से गिरा देना, मेरे ख्याल से कोई एक आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा, हमने भी फ्रंटियर के लेवल पे, कमांड के लेवल पे बताया है कि बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाए, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को मिला भी होगा, उनकी टीम को भी मिला होगा, और जिन जिन ने गिराया है उनको डीजीसीआर भी यहाँ से अवश्य ही दिया गया है। और इन ड्रोन्स को गिराने के पश्चात जो हमने उनकी एनालिसिस की और जिस तरह से हमने पता किया कहाँ से आ रहा है, क्या उसका फ्लाइट पाथ है, कितने समय उड़ा, क्या क्या उसमें सूचना उपलब्ध है, जिस प्रकार की आपके मोबाइल को यदि कोई भी ले ले तो उसको पता चल जाता है कब बात की, किससे बात की, कितने मिनट बात की, कहाँ गए, कहाँ आए। उसी प्रकार यदि हम ड्रोन के भी यदि चिप की एनालिसिस करें तो मेरे ख्याल से हमको अच्छी सूचना उपलब्ध हो रही है, और पंजाब सरकार के माध्यम से हमने काफ़ी संख्या में लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम आपके द्वारा किया जा रहा है, और इसको यदि जारी रखें तो मेरे ख्याल से जो भी हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम लगे हुए हैं, आपकी जो भी अलर्टनेस है और जो भी आपकी विजिलेंस है, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इसमें कमी अवश्य ही आएगी। ईस्टर्न कमांड पे भी आपने जो एंटी स्मगलिंग एफर्ट्स किए हैं हर फ्रंटियर में, मैं कहूँगा साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, एमएनसी ने बहुत अच्छा काम किया, और मेरे ख्याल से कैटल स्मगलिंग और नारकोटिक्स, याबा स्मगलिंग में अच्छी पकड़ धकड़ भी हुई है और अच्छी उपलब्धि भी हासिल हुई है। कई इस तरह के जो बड़े बड़े माफिया एलिमेंट्स थे
और मैं तो ये भी कहूँगा कि कुछ माफिया एलिमेंट जो हमारे लोगों से मिले हुए भी थे, उनके खिलाफ भी अच्छी कार्रवाई हुई है और हमने कईयों को नौकरी से बाहर भी किया है या सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि इस तरह के जो अवांछनीय गतिविधि है हमारे फोर्स में या बाहर, उस पर कुछ न कुछ अंकुश और एक मजबूत अंकुश अवश्य ही लगना चाहिए। आपने काफी मात्रा में नारकोटिक्स जो आते हैं बॉर्डर के अक्रॉस से आते हैं उसको भी सीज किया है, और कैटल स्मगलिंग जो पशु तस्करी है उसमें अच्छी रोक भी अवश्य आई है। एएनओ में अपना उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट्स में हमारी फोर्स उपलब्ध है और पिछले करीब 12 साल से हम एंटी नक्सल ऑपरेशंस में लगे हुए हैं और बड़ा अच्छा काम हुआ है। इस साल भी नंबर ऑफ सरेंडर्ड नक्सल्स जो हैं उसमें भी काफी इजाफा हुआ है और अच्छा काम हुआ है, जिससे ये प्रतीत होता है कि नक्सल्स के भी धीरे धीरे पांव अवश्य ही उखड़ रहे हैं और वो सरेंडर की तरफ जा रहे हैं, ताकि उनको लगता है कि शायद हम इस काम में आगे पनप नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा यदि हम कानून के हवाले सरेंडर कर दें और एक इज्जतदार व्यक्ति का जीवन यापन करें। ऑपरेशंस के तौर पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ सरकार ने जो राशि उपलब्ध कराई है उससे करीब 5,500 करीब कैमरास इस साल में यानी कि मार्च तक अवश्य ही लग जाएंगे, और इसमें ईस्टर्न वेस्टर्न कमांड दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है। हेलीपैड्स कई जगह जो हमारे यहाँ बीच बीच में रुक गए थे, बने नहीं थे, राजस्थान में 3 जगह हेलीपैड्स पूरे हो गए हैं, 5 जगह त्रिपुरा में और एमएनसी में बन रहे हैं, और मेरे ख्याल से दोनों आईजीज को त्रिपुरा और एमएनसी को थोड़ा ध्यान देना होगा ताकि शीघ्र ही जल्दी से जल्दी ये बन पाए। उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट्स जो हैं हमने जम्मू एंड कश्मीर फ्रंटियर के लिए करीब 3,500 ईच दोनों फ्रंटियर के लिए उपलब्ध कराने शीघ्र ही करा दी जाएंगी, और उसी प्रकार अन्य फ्रंटियर्स के लिए करीबन 26,000 और बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट्स शीघ्र ही हमारे पास आ जाएंगी। आप सभी ने ऑपरेशंस में देखा है कि दिन हो खासतौर से रात में HSTI कितना ही कारगर सिद्ध होता है, तो उसी दिशा में हमने करीबन 546 HSTIs का ऑर्डर दे दिया है और वो शीघ्र ही अल्प समय में मेरे ख्याल से आपको उपलब्ध भी हो जाएंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है ताकि आपको शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध हो और आपके सर्वेलेंस में और अधिक इजाफा हो पाए और आप अधिक और पैनी इस पे सर्वेलेंस इस तरह के इंट्रूडर्स पे, इन्फिल्ट्रेटर्स पे रख पाएंगे। उसी तरह ईस्टर्न थिएटर में आपको पता है कि हम ज्यादातर नॉन लीथल हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, और इसी दिशा में कुछ समय से जो हमारा प्रपोजल MHA में गया हुआ था उसी में इजाफा करते हुए करीबन 4,600 नई पंप एक्शन गन भी ऑथोराइज की गई हैं, और हम इसका ऑर्डर शीघ्र रिप्लेस करेंगे ताकि और ज्यादा संख्या में पंप एक्शन गन भी हमारे पास उपलब्ध हो, और हमारी जो नॉन लीथल फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत हम ज्यादा से ज्यादा नॉन लीथल इस्तेमाल करें, और यदि जान का खतरा हो या हमारे हथियार को ले जाने वाली गुंजाइश हो तो अवश्य ही लीथल का इस्तेमाल भी अवश्य किया जाए उस दिशा में। ऑपरेशन रिलेटेड जो हमारे कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं उसमें भी अच्छा इजाफा हुआ है। करीब 25,000 येलो LED की लाइट्स इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे लगाई जा रही हैं। वहीं 72 हाई मास्ट लाइट्स भी जम्मू फ्रंटियर में अप्रूव हो चुकी हैं और लगाई जा रही हैं शीघ्र अतिशीघ्र। क्रीक एरिया में 7 जगह जो सिक्योरिटी के हिसाब से अत्यावश्यक था, क्योंकि पाकिस्तान की पोस्ट बिल्कुल क्रीक में पास में आ गई थी और हमारी पोस्ट लगभग 30 से 40 किलोमीटर पीछे थी, तो ये अत्यावश्यक था कि कुछ टावर्स हमारे स्तर पे लगाए जाएं, और मेरे ख्याल से 7 टावर्स में से 3 का काम लगभग प्रारंभ हो चुका है। एक का काम तो थोड़ा सा काफी आगे महीने भर बढ़ चुका है और 2 का काम पिछले हफ्ते शुरू किया है। मेरा मानना है कि लगभग 2 से 3 महीनों में इन 3 टावर्स को तो कम से कम अवश्य ही बना लिया जाएगा। उसी तरह कई जगह पंजाब में सेंट्री पोस्ट्स बनाई जा रही हैं, और मुझे देख के अच्छा लगा जब मैं गुरदासपुर गया कि कॉर्पोरेट सोशल CSR के तहत उन्होंने करीब 200 रेन शेल्टर पोस्ट बनाई हैं, जिससे कि आपको बहुत अधिक ठंड में या बरसात में ड्यूटी देने में काफी सहूलियत आपको भी होगी। उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में हमने पिछले साल लगभग 115 FDLs के लिए
प्री फैब हट्स उपलब्ध कराए थे। सरकार से राशि भी स्वीकृत हो चुकी है, पिछले साल आ भी चुकी है। उसमें कुछ किन्हीं कारणों से विलंब अवश्य हो गया है, पर मैंने भी जो वर्तमान आईजी साहिबान है उनसे बात की है और हमारा प्रयास है कि ये जो ड्राई सीजन है, मतलब ये सर्दी जैसी खत्म होगी उसके बाद हम शुरू करेंगे और मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने में जो हमारे ड्राई मंथ्स हैं, मौसम और अच्छा होता जाएगा, उसमें इनको अवश्य ही हम लगा पाएंगे ताकि आपके रहने की और अच्छी सुविधा हो। और इन सभी पे 115 पे हमने सोलर पैनल्स की भी व्यवस्था की है, उसकी भी राशि स्वीकृत हो चुकी है और वो भी इन पे लगाई जाएगी। तो कम से कम जो आम लाइटिंग की बात है और आम कुकिंग की बात है वो आप सोलर से कर पाएंगे, किंतु शायद विंटर में जो हीटिंग की बात है जिसमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है उसके लिए शायद तेल की अभी भी आवश्यकता होगी, पर तेल की कमी अवश्य हो जाएगी क्योंकि सोलर से काफी आपको सहूलियत होगी और उससे जो एक जनरल एनवायरनमेंट हाइजीन वो है वो मेरे ख्याल से और हेल्दी और आप सभी के लिए रहेगा। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हमारे तनौट में करीब 18 करोड़ का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, जिससे कि आपको पता है तनौट में जो मंदिर है जहां काफी भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और मेरा मानना है कि लगभग 1000 से 1500 आज की तारीख में भी आ रहे हैं और वहां मंदिर की देखभाल वगैरह सब बीएसएफ करती है। और यदि वहां पर्यटकों के लिए बेसिक सुविधा कर दी जाए, रहने की, खाने की, पीने की, शौचालय की, तो मेरे ख्याल से और अधिक लोग आएंगे और एक बीएसएफ का भी एक अच्छा नाम होगा। तो ये 18 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भारत सरकार के द्वारा इसमें पैसे दिए जा चुके हैं और प्रोजेक्ट बन चुका है। इसका शिलान्यास अपने भारत के गृह मंत्री महोदय ने काफी समय पूर्व कर दिया है और ये बीएसएफ के द्वारा मेरा मानना है लगभग 1 वर्ष के समय में इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। पंजाब में इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने एक एस्ट्रो टर्फ स्वीकृत किया है, वो भी लगभग कंप्लीशन की स्टेज में है और मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा स्थान हो जाएगा जलंधर, जहां की पंजाब आर्म पुलिस, बीएसएफ सबके पास यदि एस्ट्रो टर्फ रहेगा तो मेरे ख्याल से कंपटीशन का लेवल भी अच्छा होगा और एक ऑल इंडिया लेवल के और कंपटीशंस भी किए जा सकेंगे। उसी तरह ओपी शेल्टर्स इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे करीब 92 करोड़ के स्वीकृत हो चुके हैं, ये भी शीघ्र ही बनाए जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम जो हमारे फायरिंग टीम है, शूटिंग की टीम है जो CSWT इंदौर में रहती है, उसके लिए भी हमारे पास लगभग 4 करोड़ आए हैं। कुछ उसमें किस में उसको खर्च किया जाए, शॉर्ट रेंज में, मीडियम रेंज में, लॉन्ग रेंज में, उसका कुछ एक संशोधन भारत सरकार से कराना था, स्वीकृति आ चुकी है। और मैंने अपने एडीजी साहब जो एकेडमी में हैं उनको बताया कि इसको भी शीघ्र यदि लगाया जाए तो बिल्कुल लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास स्कोरिंग सिस्टम भी हमारे पास वहां CSWT में उपलब्ध हो जाएगा और आप सभी के सुविधा के लिए ये भी उपलब्ध रहेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात बीच में आई थी कि फायरिंग रेंजेस हमारे यहाँ करीबन 53 फायरिंग रेंजेस पूरे भारत में हैं, छोटे बड़े सब मिला करके। और जब मैं गया था रेवती फायरिंग रेंजेस जो इंदौर में है तो पता चला कि ये भी स्वीकृत नहीं है और इनका नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुआ है। उसी दिशा में हमने कार्य करना प्रारंभ किया और लगभग 7 और नए तो क्या कहें, पुराने फायरिंग रेंजेस जो नोटिफाइड नहीं थे उनको भी और स्वीकृत कराया जा चुका है। और मेरा मानना है कि 3-4 और फायरिंग रेंजेस जो स्वीकृत नहीं थे, हालांकि हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी समय रहते स्वीकृत हो जाएंगे और ताकि विधिवत एक कानूनी प्रक्रिया या कागजी प्रक्रिया जो होती है वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि यदि कोई हादसा हो जिस दिन और यदि ये फायरिंग रेंजेस स्वीकृत नहीं हो तो मेरे ख्याल से पूरी जिम्मेदारी बीएसएफ पे और हमारे अधिकारियों के ऊपर आती। जहां तक प्रोविजनिंग की बात है, मैं एक यहाँ और भी बताना चाहूंगा कि जहां ऑपरेशंस की बात है वहां इसी तरह ड्रोन, जैसे हमारे फोर्स में अब अधिकाधिक संख्या में आते जा रहे हैं। कुछ हमने कस्टम्स डिपार्टमेंट से भी 50 बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी के ड्रोन अभी उपलब्ध आपको कराए हैं। क्योंकि ड्रोन भी खराब होता है, गिरता है, कभी कभी मिसहैंडल हो जाता है, तो उसके रिपेयर की भी वर्कशॉप यहाँ दिल्ली में बनाई है और मेरे ख्याल से छोटे मोटे जितने भी रिपेयर्स हैं ये अब हमारे लोग संभव है कर पाएंगे, ताकि यदि आपको वेंडर के पास इतना आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और अपने ड्रोन्स भी यहीं पे रिपेयर आप करा पाएंगे। इसी तरह अपने आवासीय व्यवस्था की यदि देखें तो कलकत्ता में भी हमने एक बड़ी अच्छे स्थान पे जमीन
30 साल के लिए उसका लीज का एग्रीमेंट भी करा लिया गया है। दिग्बेरिया में ये जमीन है, पहले एनएसडी के पास थी और अब हमारे पास अगले 30 साल तक रहेगी। लीज एग्रीमेंट साइन हो गया है और अब भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड हो गया है। मेरे ख्याल से इसमें भी कुछ अच्छी फैसिलिटी, ऑफिस और ट्रेनिंग का यदि बनाया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सुविधा ये भी बिल्कुल कैलकाटा शहर में हो पाएगी। इसी तरह संतरागाछी में भी 2 और फैसिलिटीज हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। एक लगभग 20 एकड़ की जमीन हमने ले ली है, हमारे कब्जे में है इस समय, और एक 80 एकड़ की जमीन भी यदि हम कलकत्ता में और ले लेंगे तो मेरे ख्याल से वो भी आने वाले समय में एक बीच शहर कलकत्ता में इतने ज्यादा संख्या में लोगों को रहने के लिए और एक ट्रांजिट पॉइंट के लिए भी काफी अच्छी सुविधा हो जाएगी। सेनवोस्टो 2 हमने गुवाहाटी के आउटस्कर्ट्स में एक फाउंडेशन स्टोन अपने गृह मंत्री महोदय द्वारा कर लिया गया है और मैंने बताया है कि जो अपने कैलकाटा में जो फॉस्फेटिंग यूनिट है और सिलचर में है, मेरे ख्याल से इन दोनों को शीघ्र ही क्लोज करके और एक बार शुरू अपने वहां पे किया जाए ताकि धीरे धीरे शनय शनय ये भी प्रोजेक्ट अपना धीरे बनेगा और मेरे ख्याल से काफी बड़ी मात्रा में इसमें भारत सरकार के लिए भी कॉस्ट सेविंग समय रहते अवश्य ही होगी। जितने भी हमारे वाटर एसेट्स हैं, जितने बड़े फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं, फ्लोटिंग बीओपीज हैं, हमने अब ये भी प्रक्रिया की है कि इनकी सबकी लोकेशन हमारे फ्रंटियर में, हमारे कमांड में और यदि हम चाहें तो एफएचक्यू में भी इनकी उपलब्ध हो पाएगी। ये बहुत महंगे एसेट्स हैं और ये इसलिए आवश्यक है कि इनकी लोकेशन हमारे पास रहे ताकि कहीं को एक्सीजेंसी हो, दिक्कत हो, आपदा हो तो कम से कम हमको पता लग पाए कि ये कहाँ पे हैं और उसमें सहूलियत या हेल्प समय रहते और सही स्थान पे पहुंचाई जा सके। बहुत ही अच्छा प्रयास अभी टीएसयू टेकनपुर द्वारा किया गया है और उन्होंने ड्रोन के द्वारा एक टीयर गैस लॉन्चर डेवलप किया है। हमने दिल्ली पुलिस को इसका एक सैंपल दिया है ताकि दिल्ली पुलिस इसको यदि प्रैक्टिस करे और अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन दे तो मेरे ख्याल से सही स्थान पे टियर गैस का गिरना और 1-1 किलोमीटर तक, जो कि न गैस गन से संभव है न आपके द्वारा हाथ से गैस ग्रेनेड्स को फेंकना संभव है। 1-1 किलोमीटर तक आप टियर गैस के शेल बड़ी एक्यूरेसी के साथ और जितना आप चाहें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस लॉन्चर से गिरा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी उपलब्धि है और मेरे ख्याल से एक आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छी कारगर ये एक अपने पास चीज सिद्ध होगी। प्रोविजनिंग में जहां संसाधन की जरूरत है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा बस एक आध मैं आपको बता देता हूं। 103 एडिशनल ट्रैक्टर्स और ट्रॉली सैंक्शन किए गए हैं, 107 वाटर टैंकर्स सैंक्शन किए गए हैं, पेट्रोल व्हीकल्स बीओपीज के लिए 177 मोटरसाइकिल, 177 लाइट व्हीकल सैंक्शन किए गए हैं, 38 बसें सैंक्शन की गई हैं। उसी तरह 2 नई चीजें इस साल सैंक्शन की गई हैं, जैसे एक बेड मैट्रेस। जितने भी बीएसएफ के लोग बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं उनके लिए सबके लिए एक मैट्रेस अप्रूव ऑथराइज की गई है और इनकी संख्या 1,78,000 मैट्रेस है। उसी तरह एक और नई चीज जो आपके लिए ऑथराइज की गई है, एक ट्रैक सूट। हर व्यक्ति को एक ट्रैक सूट 2 साल में ऑथराइज किया गया है और वर्तमान में इसका डिजाइन हम लोग फाइनल करने जा रहे हैं ताकि एक हमारे जो बीएसएफ के कलर्स हैं उसी के हिसाब से यदि इसको फाइनल कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से एक सुंदर डिजाइन होगा जो कि बीएसएफ को इंगित भी करेगा और मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा स्टाइलिश चीज भी उपलब्ध हो पाएगी एक ट्रैक सूट के रूप में आपको आने वाले समय। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड यानी कंप्यूटर अन्य चीजों से रिलेटेड भी काफी एक प्रयास किए गए हैं और हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास एक सुविधाजनक रूप में और एक यूजर फ्रेंडली रूप में यदि उपलब्ध हो पाएगी तो आप भी किसी भी चीज को का कम्युनिकेशन हो, कंप्लायंस हो या उसमें आपको अपना रिस्पांस दिखाना है तो मेरे ख्याल से एक आसान हो पाएगा। आईटी डिपार्टमेंट ने जैसे हर ऑफिस के लेवल पे ई ऑफिस लागू किया है और हमारी काफी बड़ी संख्या में कागज का करस्पॉन्डेंस वो ई ऑफिस के माध्यम से होता है और ई ऑफिस के माध्यम से एक न केवल हमको ये भी पता चल जाता है कि किस व्यक्ति के पास कौन सी फाइल कितने दिन से पेंडिंग है, दूसरा ये भी पता चल जाता है कि किस ऑफिस का डिस्पोजल ज्यादा अच्छा है और
एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में मेरे ख्याल से फाइलों का गायब होना भी इससे मेरे ख्याल से खत्म किया जा सकेगा, क्योंकि फाइल किसी न किसी व्यक्ति के पास इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध दिखाई अवश्य ही जाएगी। उसी तरह ई आवास की व्यवस्था है, जो कुछ दिन पहले ही एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और इसमें पूरे भारत में जहां जहां भी CAPF है और उसमें जहां जहां भी आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है वो आपको दिखाया जाता है, ताकि यदि आप चाहें तो उन स्थानों पे, और यदि वहां अकोमोडेशन अवेलेबल है तो आप उनको अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करके, और किसी भी फोर्स का तो आप अकोमोडेशन उसके लिए ले सकते हैं। यदि आपने ट्राई नहीं किया हो और आपके आवश्यकता हो ऐसे स्थान पे, तो हाँ, आप इस पोर्टल को ई आवास पे जाके देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह जो एक और अच्छी चीज हुई है वो ई स्पैरो। अभी तक मात्र अफसरों का जो ACR या APAR कहते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक थी और विधिवत अमुक दिन के अंदर वो ऊपर अवश्य चली जाती थी। यानी कि हर व्यक्ति की ACR समय पे लिखी जाएगी, यदि आप न लिखें तो अपने आप ही आगे चली जाएगी, और यदि आपके रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग अफसर भी समय पे नहीं लिखेंगे तो भी आगे चली जाएगी। यानी कि ACR हर व्यक्ति की समय पे कंप्लीट अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा हो जाएगी। तो इससे आपकी ACR जो कभी गायब हो जाती थी, कभी किसी व्यक्ति के पास पड़ी रहती थी, कम से कम उन सब संभावनाओं को धीरे धीरे समय रहते नकारा जाएगा, और हर व्यक्ति की ACR पूरी होगी, समय पे पूरी होगी, और हर जगह उपलब्ध भी हो पाएगी, ताकि आपका प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो या एम्पैनलमेंट कहीं हो तो आसानी से किया जा सकेगा। उसी तरह ELMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हमने कई प्रकार के लर्निंग मटेरियल डाले हैं, ताकि आप कहीं से भी, किसी भी स्थान से, कहीं किसी भी समय लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से उसको एक्सेस कर पाएं, उसको देख पाएं, पढ़ पाएं। और हमने बहुत ही हाई क्वालिटी के जो वेपन्स के वीडियोस बनवाए हैं वो भी शायद डाल दिए गए हैं। 3 डायमेंशनल रूप में कौन सा वेपन हमने बरेटा का, X95 का, इंसास का, इन सब का बनाया है, और बहुत ही सुंदर एक चित्रण के द्वारा आप बड़ी आसानी से समझ भी पाएंगे और बार बार उसको एक्सेस करके जितनी बार चाहे देख भी पाएंगे, जिससे आपका एक उस हथियार को समझना, बूझना और चलाना और ही आसान हो पाएगा। उसी तरह BSF की वेबसाइट, उसको और लेटेस्ट किया गया है, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं, और मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप BSF की वेबसाइट देखिए और किसी भी CAPF की वेबसाइट आप जाके देखिए, अन्य सारी आपको पता है, और आप देखिएगा उसमें कितना बड़ा फर्क है। आपके BSF की वेबसाइट पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहेगी, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स रहेंगे, और मैं ये भी कहूंगा हाई क्वालिटी, बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ्स आपको BSF की अपनी वेबसाइट पे दिखाई देंगे, जिससे आपको अपनी फोर्स पे और जो जो कार्य कर रही है उस पर अवश्य गर्व होगा। और किसी भी दूसरे CAPF की वेबसाइट पे मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि इतने अच्छे चित्र और चित्रण आपको कदापि नहीं मिलेगा। इसी तरह सेंट्रलाइज्ड लिकर मैनेजमेंट सिस्टम है, मेरे ख्याल से आप सभी इसको जानते हैं, और अब आप कहीं से भी, किसी भी स्थान से लिकर खरीद सकते हैं, आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग से नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सबके लिए सुविधा है, ताकि आपको बोतल लेके एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाना पड़ेगा। ये काफी अप्रिशिएटेड है, और हमारा प्रयास है कि इससे जो हम बल्क परचेजिंग या ये करेंगे तो उससे लिकर की कीमतों में थोड़ी बहुत और कमी भी आएगी आने वाले समय। इसी तरह मैं बताऊंगा कि हमने एज अ वेलफेयर मेजर इस साल कोशिश की कि कई स्कॉलरशिप्स जो हमारे बच्चों को मिलती हैं, या हमारे कुछ दिव्यांग बच्चों को मिलती हैं, लड़कियों को मिलती है, लड़कों को मिलती हैं, कई स्कॉलरशिप्स का इस्तेमाल पूरी तौर से नहीं हो पा रहा था। मसलन आपको बताऊं, पिछले साल जो स्कॉलरशिप्स हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें से मात्र 208 स्कॉलरशिप्स का इस्तेमाल किया गया था, 208। और इस साल हमने पीछे पड़ के लोगों का नहीं, आप और प्रपोजल्स भेजिए, इस तरह के लोग, इस तरह के छात्र, इस तरह के बच्चे अपने फैमिलीज में, BSF फैमिलीज में अवश्य ही मौजूद होंगे। और इस साल 1581 बच्चों को इस प्रकार की स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, जहां जैसे प्राइम मिनिस्टर की स्कॉलरशिप स्कीम है जो MHA के द्वारा चलाई जाती है, पिछले साल हमारे यहाँ एक भी स्कॉलरशिप नहीं दी गई थी। इस साल उस खाते में 1243
स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। उसी तरह डीजीज मेरिट स्कॉलरशिप, बाबा सुकन्या स्कॉलरशिप, जितनी जितनी हमारे पास उपलब्ध हैं पूरी पूरी हमने उसको आप सभी को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिलीज को प्रदान करने का प्रयास किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं, कोई हमको अधिक एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है, कम से कम आपके बच्चों तक जाएं और वो उसका फायदा उठा सकें, अच्छी एजुकेशन करें, अच्छी उनको मदद मिल पाएगी। उसी दिशा में आपको पहले बताया था कि जैसे हमने बायजूस जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उस पर भी हमने उन लोगों से प्रयास करके 10,000 लॉगिन उनसे लिए थे और मेरे ख्याल से पूरे के पूरे 10,000 लॉगिन इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको 3 साल के लिए ये पोर्टल फ्री दिया गया है और अभी हमने कुछ सरप्राइज कॉल्स भी कराए थे कुछ पेरेंट्स को कि आप पेरेंट्स बताएं कि यदि कई जगह से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, पर मैं ये भी आपको बता दूं कुछ पेरेंट्स ने यहां तक कहा कि नहीं, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, न हमारे बच्चे को कोई आवश्यकता है। मेरे ख्याल से इस तरह से इसको न देखें। आपके 5वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बहुत अच्छे लर्निंग पोर्टल्स उपलब्ध हैं। एक बार आप स्वयं भी देखें और यदि आपको लगे कि उपयुक्त नहीं है, कतई ना देखें, पर यदि आपको लगे उपयुक्त है तो मेरे ख्याल से अपने बच्चों को इस तरह के अच्छे पढ़ने के सॉफ्टवेयर से वंचित ना करें। तो इसको भी आप लोग अवश्य देखें क्योंकि बच्चों के लिए अच्छे फायदे की चीज है। इसी तरह हमने जो 2-3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जो हमारे पास अलग अलग किस्म के फंड्स होते हैं, सेंट्रल वेलफेयर फंड होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी बेनेवोलेंट फंड होता है, स्पेशल रिलीफ फंड होता है, ये हमने देखा कि इसमें कई ड्यूप्लीकेशन बहुत ज्यादा थे। यदि बच्चे की शादी की बात है तो 2 फंड से पैसे मिल रहे हैं, पढ़ाई की बात है तो शायद 3 फंड से पैसे मिल रहे हैं। तो हमने प्रयास किया कि 3 फंड को हम मर्ज कर दें एक में, नंबर 2, ताकि किसी प्रकार का डुप्लीकेशन ना हो और हम एक चीज एक फंड से ले रहे हैं तो दूसरे फंड से न ले। तो हमने इसका प्रयास करते हुए 3 फंड को एक जगह मर्ज कर दिया है। अब वो बीएसएफ कॉन्ट्रीब्यूटरी वेलफेयर फंड कहलाएगा। आपके द्वारा जो 3 अलग अलग फंड हो, आसूचना का मद हो, ऑपरेशंस का मद हो या गैलेंट्री का मद हो, हर मद में ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल्स भारत सरकार को भिजवाए थे और इसी कड़ी में इस साल हमको पहली बार करीब काफी समय बाद, दशक बाद 2 कीर्ति चक्र मिले, गैलेंट्री मेडल्स मिले और कल की सूचना ही है कि 7 आसूचना के कुशलता पदक भी हम लोग को प्रदान किए गए हैं। ये कल की खबर है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का जो परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं जितने भी फील्ड कमांडर्स आज देख रहे होंगे, मेरे आपसे आग्रह है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो मेरे ख्याल से शीघ्र और अतिशीघ्र आप यदि प्रपोजल हमारे तक भेज पाएंगे तो हम इसको जितनी जल्दी हो सके यहां से एमएचए भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको स्वीकृत कराया जाए। अब एमएचए में भी जितने भी प्रपोजल्स हैं ये सब ऑनलाइन सबमिट होते हैं, तो इसलिए हमारा भी यहां से प्रयास होगा कि आप भी ऑनलाइन सबमिट करें। जितनी चीजें हैं उसमें ऑटोमेटिक आ जाएं तभी वो प्रपोजल सबमिट होगा। अन्यथा जो लौटा फेरी में कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, विजिलेंस क्लियरेंस नहीं है, इसका सर्टिफिकेट नहीं है, उसमें मेरे ख्याल से कभी समय भी जाता है और कभी कभी व्यक्ति का जो हक है वो भी मारा जाता है। तो आप सभी से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी आप लोग भेजें। जीवन रक्षा पदक हो, गैलेंट्री के मेडल्स हो, स्पेशल ऑपरेशंस मेडल हो, होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, उसका भी यदि आप लोग भेजें। जितने एसटीसीज हैं, जितने प्रीमियर हमारे 3 ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरफ भी आपको ध्यान देना अत्यावश्यक है। इसी तरह जो प्रमोशंस हैं मैं बताऊंगा कि कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर के हमने करीब 5,000 प्रमोशंस को क्लियर किया है और लगभग इन लोगों को प्रमोशन दिया गया है। उसी तरह जो प्रमोशंस ग्रुप ए के कैडर की बात करें तो 200 लोगों को प्रमोशन दिया गया है और ग्रुप ए के एलाइड की बात करें तो 56 लोगों को प्रमोशन दिया गया है। और शायद ही कोई डीपीसी होगी जो इस समय विशेष रूप से पेंडिंग होगी, क्योंकि हमने प्रयास किए। आज सवेरे भी मैंने 6 अलग अलग डीपीसी की हैं ताकि आपकी डीपीसी जो है कम से कम 2023 के प्रमोशंस की भी हमने जो डीपीसी है जीडी कार्डर की 6 और एलाइड कार्डर की 7 डीपीसी भी हम कर चुके हैं और मेरे ख्याल से कोई भी शायद डीपीसी ऐसी नहीं होगी जब तक कि वो कोर्ट कचहरी से बाधित ना हो। मेरे ख्याल से सभी डीपीसी आपकी करा दी गई हैं और जो भी आपका हक बनता है यदि नए साल में समय पे करते तो मेरे ख्याल से आपको समय रहते समय पर आपको प्रमोशंस भी अवश्य ही दिए जाएंगे।
इसी तरह मैं आपको बता दूं कि जहां तक आरआर्स की बात है, कई आरआर्स हमने इस साल रहते हुए स्वीकृत कराए हैं। जैसे ट्रेडमैन का आरआर का स्वीकृत कराया गया है, हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम का स्वीकृत कराया गया है। उसी तरह ग्रुप ए और बी नॉन कॉम्बटाइज्ड का स्वीकृत करा लिया गया है और ये स्वीकृति होके आ चुकी है। जो प्रपोजल पेंडिंग है वो एयर विंग के ग्रुप ए का पेंडिंग है, स्टोरमैन एयर विंग का ग्रुप बी और सी का पेंडिंग है, और जो सबसे महत्वपूर्ण लॉ लीगल ब्रांच का भी पेंडिंग है, जो फाइनल स्टेजेस में है और मेरे ख्याल से काफी समय से पेंडिंग था। और मेरा मानना है कि समय रहते ज्यादा से ज्यादा तो नहीं, अधिकाधिक लगा तो मेरे ख्याल 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये भी स्वीकृत हो जाएगा और इसमें प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। हमने ये भी देखा कि हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स फॉर एक्सीलेंस हैं, ऑलरेडी उपलब्ध हैं, पर कई और वास्तव में बड़े अच्छे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह के कोर्सेज करते हैं, पर हमने अभी उनको उस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा नहीं दिया है। हमारा प्रयास है कि बियाट जो है देहरादून में है, सेनवोस्टो जो हमारा टेकनपुर में है, और टीएसयू, इनको भी एक बार इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस का हम दर्जा दिलवाएं। डिटेल्ड प्रपोजल हमने मंगा के और एमएचए भिजवा दिए हैं, बीपीआरएनडी भिजवा दिए हैं, और इसको यदि हम परस्यू करेंगे तो हमारे ये भी और इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस समय रहते हो जाएंगे। 26 जनवरी को, इस बार 26 जनवरी को आप सबसे पहली बार देखेंगे कि हमारा जो ऊंट का दस्ता है, कैमल कंटिंजेंट है, उसमें पहली बार महिलाएं भी आपको दिखाई देंगी। आधा कंटिंजेंट मेल का होगा और आधा कंटिंजेंट फीमेल्स का होगा। तो पहली बार महिला ऊंट सवार बीएसएफ की आपको राजपथ पे दिखाई देंगी। इसकी तैयारी की जा चुकी है, बहुत ही अच्छा उनका यूनिफॉर्म, पगड़ी वगैरह बिल्कुल मैचिंग आदमियों की तरह किया गया है, किंतु थोड़ी सी भिन्नता लाते हुए कि कम से कम एक नारी स्वरूप एक अलग भिन्न प्रकार से दिखाई भी दे और लोगों को दिखाई दे कि ये नारी किसी से कम नहीं, वही हथियार लेके और किसी भी प्रकार का काम करने के लिए सशक्त है और उसके लिए संभव है। उसी तरह पहली बार इतिहास में मैं आपको नोट करा रहा हूं कि 29 जनवरी को आप देखेंगे जो बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम होता है विजय चौक पे, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच में लगभग 400-500 बैंड के वादक आते हैं और वहां डिस्प्ले किया जाता है। और आज तक इसमें केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और थोड़ी सी मात्रा में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बल के भी लोग शामिल किए जाते थे। ये पहली बार होगा पूरे इतिहास में, आज तक के भारत के इतिहास में, बीएसएफ के इतिहास में, जब बीएसएफ की महिला बैंड, बीएसएफ की ही नहीं, किसी भी फोर्स की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सीएपीएफ की किसी भी फोर्स में, केवल इस बार बीएसएफ की महिलाएं उस बैंड के प्रदर्शन में शामिल होंगी। और पहली बार महिलाएं विजय चौक में बीटिंग रिट्रीट में बैंड के प्रदर्शन में शामिल होंगे। मेरे ख्याल से काफी गर्व की बात है। हमारे आईजी ट्रेनिंग इसमें लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, और मैं उनको कहूंगा कि इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए और पूरी की पूरी शक्ति लगा के एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए ताकि सभी लोग देखें, क्योंकि ये पहली बार किया जाएगा तो किसी के पास ये मौका ना आए उंगली उठाने का कि साहब प्रदर्शन में थोड़ी कमी रह गई या थोड़ा और मेहनत कर लेते तो मैं आग्रह करूंगा आईजी ट्रेनिंग से कि इसमें कोई कमी नहीं आए और पूरी की पूरी ट्रेनिंग दिला के अच्छा प्रदर्शन किया जाए। अंत में मैं आपको बस इतना और बताना चाहूंगा कि कल यानी कि 29 जनवरी को कल प्रातः काल 11 बजे हमारे गृह मंत्री महोदय एक बीएसएफ का ऐप, आपके पास जैसे मोबाइल फोन में भिन्न भिन्न भांति के ऐप्स होते हैं, उसी तरह बीएसएफ के ऐप को लॉन्च करेंगे गृह मंत्री महोदय। इस बीएसएफ ऐप का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दो उद्देश्य। नंबर 1, आपकी जितनी भी व्यक्तिगत रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपके पास आपको क्या तनख्वाह आ रही है, आपकी कितनी छुट्टी बाकी है, आपका नॉमिनेशन किया हुआ है नहीं है, आपके परिवार में कितने जन हैं, कहाँ की पैदाइश है, एड्रेस सारा जो है वो उपलब्ध होगा। दूसरा, जो जनरल बीएसएफ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे किस किस स्कीम में आपको लोन मिल सकता है, कौन कौन स्कीम आपको स्कॉलरशिप दिला सकती है, बीएसएफ के क्या नियम कानून हैं, बीएसएफ की क्या प्रमोशन पॉलिसी है, अलग अलग मैनुअल्स जो हमारे हैं
जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल किस्म के नहीं है, वो भी हम अपलोड कर देंगे, ताकि आप एक समय रहते, यदि आपके पास मोबाइल फोन है और आपने यदि बीएसएफ के ऐप को डाउनलोड किया है, तो आपको अपने बैरक में बैठे बैठे ये सारी सूचना उपलब्ध हो जाएगी, ताकि आप किसी भी सूरत में किसी दफ्तर पे, बाबू पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो मेरा यही प्रयास था कि आप और सशक्त हों, नियम कानून आपके पास एक चुटकी में उपलब्ध हो पाए, और आप जो भी आपको सहूलियत है, फायदे हैं सरकार से, लोन, ग्रांट, स्कॉलरशिप, जो भी मिलना आपको चाहिए, आपको पता रहना चाहिए, और आपको पता तुरंत ही लग भी जाएगा। आपके बच्चे को यदि वो लॉ कर रहा है तो क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है अथवा नहीं, यदि आप उसमें जाके देखेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। आपको किसी डॉक्यूमेंट की, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। कल 11 बजे गृह मंत्री महोदय इस ऐप को लॉन्च करेंगे। नंबर 2, उसी के थोड़ी देर बाद गृह मंत्री, आपने देखा होगा कि हमारे अलग अलग कार्य प्रणाली में ऑप्स का मैनुअल होता है, पर्स का मैनुअल होता है, इंजीनियरिंग ब्रांच का होता है, मेडिकल ब्रांच का होता है, एयर विंग का होता है, आईसीटी का अलग अलग मैनुअल है, जिसके तहत ये लिखा जाता है कि हम किस प्रकार से बीएसएफ में हमको अपने भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करना चाहिए। और कई मैनुअल मैंने ये देखा कि काफी समय से अब अपडेट नहीं हुए थे। मसलन 5 ऐसे मैनुअल्स थे जो 30 साल से अपडेट नहीं हुए थे। उसी तरह कम से कम 6 मैनुअल और थे, जो 7 मैनुअल और थे जो 15 साल से ऊपर से अपडेट नहीं हुए थे, 16 साल 17 साल से। तो इन सब को हमने, और पूरे, मैं यहाँ जितने भी हमारे आईजी साहिबान बैठे हैं, आईजी साहिबान, एडिशनल डीजी साहिबान, एफए साहब, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास से, मैंने तो मात्र आदेश किए थे, पर इन सबके एक एक व्यक्ति के प्रयास से और लगभग 6 महीने का समय लगा है। आज हमारे जितने भी बीएसएफ के मैनुअल्स हैं, पर्स मैनुअल, प्रोविजनिंग मैनुअल, जी डायरेक्टरेट मैनुअल, ऑप्स मैनुअल, लॉ मैनुअल, एडमिन मैनुअल, मेडिकल, एयर विंग, सब के सब 2022 के तक के नियम कानून, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ऑर्डर्स का समावेश करने के बाद उनको अपडेट किया जा चुका है। और इन्हीं मैनुअल्स को कल अनावरण अपने गृह मंत्री महोदय भी अपडेटेड मैनुअल्स को करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कल 11 बजे आप सभी लोग और जितने भी अधिकारी हैं अवश्य विसाख पे इसी पोर्टल पे आप लोग सब उपलब्ध रहें और देखें कि आपको किस तरह से हमारा प्रयास है कि आईटी के हो तो किस तरह से आपको सशक्त बनाया जाए, आप तक सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, सारी जानकारी उपलब्ध हो, और जो भी नियम कानून हमारे नए आरआर यदि बनेंगे हम तुरंत उसमें डाल देंगे, ताकि आपको पता चले किस आरआर के तहत भर्ती की जा रही है। कोई भी नई भर्ती की जाएगी, आपको सबसे पहले उसमें सूचना दी जाएगी किस प्रकार की भर्ती की जा रही है। तो आप कहीं भी बैठे बैठे, और ये नहीं होगा कि यदि आप दूर दराज कहीं बीओपी में बैठे हैं तो आपको 2 महीने 3 महीने तक खबर नहीं मिली, ये खबर तुरंत डाल दी जाएगी और आपके पास ऐप में होगी, आप खोल के उसको देख भी पाएंगे। तो कल 11 बजे गृह मंत्री महोदय, आप सभी से आग्रह है कि इसको देखें, और गृह मंत्री महोदय आप सभी को संबोधित भी कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये साल का अंत आ रहा है, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है, और वास्तव में जो भी हमारा प्रयास रहा है कि बीएसएफ एज अ फोर्स को जनमानस में को जानकारी दी जाए कि बीएसएफ एक भिन्न फोर्स है जो आर्मी नहीं है। आमतौर पे यदि एक आदमी से पूछा जाए तो कहता है यदि बॉर्डर पे है तो ये बीएसएफ आर्मी ही होगी। तो उनसे हमने खूब सोशल मीडिया से, एडवर्टाइजमेंट से और अलग अलग जो भी चैनल्स हैं उसके थ्रू प्रयास किया है, प्रिंट मीडिया को और जितना ये चैनल वाला मीडिया है इसके द्वारा प्रयास किया है कि लोगों में एक बीएसएफ की अलग छवि बने कि किस प्रकार का अच्छा, इतना एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में बीएसएफ देश के लिए इतना बढ़िया कार्य कर रही है, और लोगों को जानकारी हो कि बीएसएफ एक इतनी बड़ी 2.5 लाख स्ट्रॉन्ग की फोर्स है और एक बहुत सुंदर कार्य पूरे देश के लिए कर रही है। तो हमने प्रयास किया है और मेरे ख्याल से पिछले साल भर में काफी लोगों को जानकारी भी हुई है। आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों ने अपने अधिकारियों को भेजा था, स्कूलों में भेजा था,
बच्चों को जानकारी हुई, लगभग 3 लाख बच्चों को लगभग करीब 3000 स्कूलों में आपने भेज के इसकी जानकारी की। और अभी पिछले मेरे ख्याल से 15 दिन पहले ही आपके बीओपी पे लगभग करीब 50-60 हजार बच्चों को भी बुलाया गया, ताकि अब वो बीओपी पे आके देखें किस प्रकार से आपका रहन सहन है, किस प्रकार से आप देश की रक्षा कर रहे हैं और किस प्रकार से आप लोगों को एक मोटिवेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से देश के लिए यदि कुछ कर गुजरें तो मेरे ख्याल से एक जीवन आपका और हमारा सफल हो पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको नए साल के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपका परिवार कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहें। आने वाले साल में जैसा आप अखबार में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, कोविड के कुछ लौटने की संभावना जताई जा रही है। तो मेरे ख्याल से इस ओर ध्यान रखना और इस ओर अपने आप को और अपने परिवार को और जहां आप रहते हैं रहवासी स्थान को भी उस प्रकार से तैयार करना, प्रिपेयर करना और हाइजीन पूरी मेंटेन करना, ये अत्यावश्यक है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आने वाले साल की। आपका और आपका परिवार सकुशल रहे, स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।